नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एएसडी। एएसडी जिसको कहते हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो एएसडी जो है ना एक आप ये कहते हो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और ये जो है ना बच्चों के सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ये कंडीशन लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन सही सपोर्ट और इंटरवेंशन से जो है ना एएसडी के बच्चे भी अपनी लाइफ जो है ना फुलफिलिंग कर सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। और वैसे तो ऑटिज़्म के जो है ना सिम्पटम्स जो है ना सब में डिफरेंट होते हैं, सीवियरिटी लेवल भी डिफरेंट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक जैसे इसको एक स्पेक्ट्रम कहा गया है। तो स्पेक्ट्रम मीन्स होता है कि ये एक कंटिन्यूस रेंज में होता है, और हर बच्चे के लिए मे बी डिफरेंट वो सिम्पटम्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी। ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला हो गया ऑटिज़्म, जो क्लासिकल ऑटिज़्म या हम लोग जिसको बोलते हैं ऑटिज़्म। दूसरा हो गया एस्पर्जर सिंड्रोम। तीसरा है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जिसे पीडीडी एनओएस भी बोलते हैं। तो इन तीनों को मैं सेपरेटली कवर करूँगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं इनमें, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि अलग-अलग बताऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो पहले मैं कवर ऑटिज़्म कहते हैं, क्लासिक ऑटिज़्म जिसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें जैसा कि पहले बताया, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें बच्चों को सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर को डीपली अफेक्ट करता है। अ, बच्चों के जो है ना सोशल सिचुएशन को समझना, लोगों के इमोशंस को समझना, कम्युनिकेट करना, और ये सब चीज़ों में थोड़ा-सी डिफ़िकल्टी होती है। उनका एक रिपिटिटिव बिहेवियर भी होता है। तो इसको और डिटेल में जानने के लिए बात करते हैं सिम्पटम्स की। तो इनके सिम्पटम्स क्या हैं, इनके चैलेंजेस क्या हैं? तो पहला सिम्पटम्स हो गया सोशल इंटरैक्शन में डिफ़िकल्टी। तो उनका क्या है ना, आई कांटेक्ट उनको बिल्कुल पसंद नहीं, वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, दूसरों के जो है ना इमोशन को समझ नहीं पाते हैं, और अपने आप को हो या सोशली आइसोलेट कर सिचुएशन में जाना पसंद नहीं है। और इस तरह की कोई भी सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो एक्टिविटी करना उन्हें पसंद नहीं आता है। इसकी बात करें तो चैलेंजेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो उनके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, और दूसरे लोगों से जो है ना इंगेज नहीं हो पाते हैं बात करने में या एक्टिविटीज़ में। ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा अगर बात करें, जो दूसरा सिम्पटम है वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिलेज है। तो उनकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले होता है, और अम, वो जो है ना वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज़ जो लोगों के होते हैं, वो एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं, उनको समझने में स्ट्रगल होता है। तो आप सीधे से ये कह सकते हैं इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। पहली बात तो उनकी लिमिटेड वोकैब्युलरी होती है। उनको जो है ना कंस्ट्रक्ट सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, जेस्चर्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये वो एप्रोप्रिएटली अपने जेस्चर्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तीसरा हो गया रिपीटिटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर। तो कुछ बच्चों में आपने शायद नोटिस भी किया होगा, उनका बिहेवियर ना रिपीटिटिव होता है, जैसे वो एक ही चीज़ को लगातार करते रहे, जैसे जैसे हैंड फ्लैपिंग हो गया या रॉकिंग हो गया, या हर बच्चे में डिफरेंट होता है, लेकिन ये है कि कोई एक एक्टिविटी ऐसी होती है कि जो इसको वो रिपीट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर मतलब उनको जो है ना रूटीन में चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनकी रूटीन में ज़रा सा भी चेंज होता है, वो आप ये कहते हो एंग्शियस हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। इसमें चैलेंजेस क्या है, बेसिकली आप जो है ना कुछ भी जो है ना आप पहले से प्लान नहीं कर सकते। आपको बहुत ही स्ट्रक्चर रूटीन देना होता है, और जो है ना वो चेंज को बहुत रेजिस्ट करते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो हमेशा प्रेफ़र करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर रूटीन हो, जो कि यूजुअली डेली बेसिस पे तो आप जब स्कूल जा रहे हैं बच्चे कर सकते हैं, लेकिन कई बारी होता है कि चेंजेस हो जाते हैं, वीकेंड्स पे कुछ प्लान बना फिर चेंज हो गया, तो इस तरह की सिचुएशन में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। जो कॉमन इशू फेस करते हैं जो चिल्ड्रन हैं ऑटिज़्म के, तो उसमें एक ये हो गया सेंसरी सेंसिटिविटी। तो उनकी सेंसरी सेंसिटिविटी आइदर आप कह दो ओवर सेंसिटिव होते हैं या फिर अंडर सेंसिटिव। ओवर सेंसिटिव का एग्जांपल दो तो हो गया ब्राइट लाइट्स, लाउड साउंड और क्राउडेड एरिया उनको पसंद नहीं आते हैं, या फिर कोई वियर्ड टेक्सचर जैसे गुई टेक्सचर है उसे टच करना उनको पसंद नहीं है, कोई भी डिफरेंट टेक्सचर उनको पसंद नहीं है, तो वो उसको टच नहीं करते हैं।
अंडर में आप कह दो कि कुछ पेन हो रहा है तो वो पेन उनको नहीं फ़ील होता है, या फिर टेम्परेचर चेंज या गर्म चीज़ को भी छू लेते तो उनको नहीं पता चलता, तो ये अंडर हो गया। तो बेसिकली इसको मैनेज करने के लिए तो यही है कि काम और सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, और अगर नॉइज़ से प्रॉब्लम है तो नॉइज़ कैंसलेशन हेडफ़ोन या ईयर प्लग जो है ना लिए जा सकते हैं और उनकी हेल्प की जा सकती है। दूसरा हो गया उनका बिहेवियर इशू। बिहेवियर इश्यूज़ बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिहेवियर से लेके। तो जैसे उनका बिहेवियर आउटबर्स्ट हो जाता है, वो मेल्टडाउन भी आप देखने में मिलता है, और सेल्फ इंजरी भी बहुत कॉमन है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये सब बिकॉज़ ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन और डिफ़िकल्टी टू कम्युनिकेट और सेंसरी ओवरलोड की वज़ह से होता है। तो चैलेंजेस क्या हैं? आप चैलेंजेस आप देख लीजिए, जब वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जो है ना उनको जो उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो है। दूसरा क्या है ना कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप ये कह दो ज़रा से भी रूटीन अगर चेंज होता है तो उनका मेल्टडाउन शुरू हो जाता है, और वो उसमें इतने एग्रेसिव भी हो जाते हैं कि अपने को हार्म भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ। तो इन बिहेवियर इशू मैनेज करने के लिए बहुत सारी बिहेवियर थेरेपी यूज़ करी जाती हैं। जब जो सबसे कॉमन है वो एबीए है। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, जो अप्लाइड एनालिसिस बिहेवियर है, जो बिहेवियर को मैनेज करने की बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और मैं फिर डिटेल में समझाऊंगी। अभी क्योंकि ऑटिज्म की बात कर रहे हैं तो इन शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। दूसरा क्या, कामिंग टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं कि डीप प्रेशर की कामिंग टेक्निक उन पे बहुत काम करती है, तो उसका आप देख सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्केड्यूल, जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे जिनको ठीक से समझ नहीं आता, जो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, या सेंसरी भी प्रॉब्लम होती है, जो अपने आप को सेल्फ मैनेज नहीं कर पाते, उनके लिए जो है ना बहुत ही स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन चाहिए होता है, और उसके लिए उनका सामने एक जो है ना विजुअल चार्ट होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या-क्या उनका रूटीन है, उन्हें क्या-क्या करना है, और इसके लिए भी उनको ट्रेन करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो फ्रस्ट्रेशन और मेल्टडाउन फिर से आपको देखने को मिलता है। तो तीसरा हो गया डिफ़िकल्टी इन सोशल स्किल। तो जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, उनका आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं, वो आई कॉन्टैक्ट करना पसंद ही नहीं करते हैं। जो सबसे बड़ी लैकिंग है उनकी सोशल एंड कम्युनिकेशन, वो अपने आप से बात इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, अपने आप से बात को ये कह दो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बात कंटिन्यूअसली करते हैं तो हम एक के बाद एक बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपने जितना थोड़ा-सा आंसर दिया और ख़त्म, बस वो छोटी-छोटी बात करके ख़त्म कर देते हैं। उनकी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही पुअर होती है। इसमें अगर चैलेंजेस की बात करें तो आप देख लीजिए, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग जो नॉन वर्बल लैंग्वेज हो गई आपकी, हो गई बॉडी लैंग्वेज, हो गई आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, या आपका कह दो टोन ऑफ वॉइस है, तो वो उनको समझ नहीं आता है, या वो उसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और उस पे रिएक्ट उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। उनका जो है ना इंटरेस्ट जो है ना पीयर्स के साथ एंगेज होने का बहुत कम होता है। कुछ 1-2 फ्रेंड होते हैं जिनके साथ वो कर सकते हैं, लेकिन कई बारी देखा गया कि वो आइसोलेटेड ही रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें। तो इसमें भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे रोल प्लेइंग हो गया, और सोशल स्टोरीज़ पढ़ा के रोल प्ले करके उनको जो है ना चीज़ें एक्सप्लेन करी जा सकती हैं, और उनको टीच किया जा सकता है सोशल बिहेवियर। ऑटिस्टिक बच्चे हैं ना, वो लर्निंग डिले होता है और उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो उनको चैलेंजेस आते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, या ऑर्गेनाइजिंग एनी टास्क, तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो दूसरा है उनका स्लो डेवलपमेंट होता है एकेडमिक स्किल्स में, तो उनका वो स्लो होते हैं रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स में, तो उनकी जो भी एक्टिविटी रिलेटेड है एकेडमिक से वो स्लो होती हैं और टाइम टेकिंग होती हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए तो स्कूल्स में, जैसे मैंने सब में बताया है, कि आईईपीज़ कर सकते हैं, तो आईईपी बना के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम उनके लिए बना के और उनको ट्रेन किया जा सकता है या टीच किया जा सकता है। विजुअल एड जितना मैक्सिमम अब यूज़ करेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों में पाए गए हैं, जिसमें से पहला है तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जीआई प्रॉब्लम। तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर होता है, और जिसकी वजह से उसमें इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया,
फूड एलर्जीज़ और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा नोटिस करते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें और पूरा चेकअप कराएँ। दूसरा हो गया सीज़र्स, या इन कॉमन लैंग्वेज जो हम कहते हैं फिट्स, बच्चों को आने का चांस रहता है इसमें। तो रेगुलर चेकअप करें, अगर ऐसा कभी होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएँ और उसके लिए ट्रीटमेंट चालू करें। तीसरा हो गया स्लीप डिसऑर्डर। इन बच्चों को स्लीप डिसऑर्डर भी होता है। वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं। स्लीप एंड वेक की साइकिल उनकी डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए भी वही है कि प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि बेड टाइम की इतने बजे सोना, इतने बजे, वो रूटीन मेंटेन करने से हो जाता है। और दूसरा कुछ कामिंग एक्टिविटी करने से और उनको उस तरह से ट्रेन करना, ताकि वो जैसे गरम पानी से शावर लेना या सॉफ्ट म्यूज़िक लिसन करना, इस तरह की जो हैबिट बनाते हैं तो उससे उनको फ़र्क पड़ता है और एक रूटीन बन जाता है आगे चल के। तो पेरेंटल गाइड की बात करते हैं। एज़ ए पेरेंट आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना उन पे कैसे ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट थिंग जो है ना, सब में जैसे सभी डिसऑर्डर्स में बता रहे हैं, अर्ली इंटरवेंशन। अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है तो उनको टाइम पे स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी का जो है ना इनपुट मिल जाता है, तो उस हिसाब से प्रोग्राम बन जाते हैं और उस हिसाब से उनका रूटीन डेवलप हो जाता है और वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं अपने फील्ड में। और बहुत अच्छा जो है ना उनका चेंज भी देखा गया है इससे रिलेटेड। तो और दूसरा हो गया कि प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनको बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं है, तो उनके लिए जो है ना रूटीन बहुत ही स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन होना चाहिए। और जो है ना उनको चेंजेस जैसे पसंद नहीं है, तो आप उनके लिए आप प्लान पहले से करके रखें और प्लान श्योर हो तभी उनको बताएं और तभी उनके साथ कम्युनिकेट करें, क्योंकि चेंजेस उनको एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। दूसरा हो गया प्रमोट इंडिपेंडेंस। तो उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो एडीएल है जिसे कहते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, तो उसमें जैसे हो गया आपको ड्रेसिंग हो गया, ब्रशिंग हो गया, या खाना खाना हो गया, अपना पर्सनल हाइजीन हो गया। तो उनको जो है ना इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको उनको टीच करें, उनको ट्रेन करें कि वो अपने काम खुद करें। इससे क्या होता है ना, एक तो उनमें इंडिपेंडेंस आती है, दूसरा उनका सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि वो अपने आप कर सकते हैं। चौथा मैं पेरेंटिंग गाइड पे बोलूँ तो बी पेशेंट। उनके साथ बहुत पेशेंटली काम करना पड़ता है और कामली काम करना पड़ता है, क्योंकि उन जब बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं तो बहुत सारे इशू होते हैं, जब पेरेंट्स को बहुत हर्ट भी होता है, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं या कहते हैं, या अ, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको अपना जो है ना थोड़ा काम रखना है, आपको एंग्री नहीं होना है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको पेशेंटली काम करना है और उनको जो है ना हमेशा सपोर्ट करना है। उनको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कैसा फ़ील, वो आपके इमोशंस को रीड नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, वो किसी के भी नहीं समझ पाते, तो आपके भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना बहुत ही पेशेंटली और कामली उनके साथ काम करें। स्कूल इंटरवेंशन की, तो स्कूल में जो बेसिकली आईईपीज़ तो मैं सबके सभी वीडियोज़ में बताया है। आईईपी इनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके लिए स्पेशलाइज़्ड प्रोग्राम बनता है उनकी नीड के हिसाब से। कई बारी क्या होता है इसमें जो है ना थेरेपिस्ट का भी इनपुट होता है। तो जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए या फिर आपके बिहेवियर थेरेपिस्ट हो गए, तो इन सब का इनपुट मिला के एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बनता है, तो उसके हिसाब से काम होता है। इन पे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो जो भी स्कूल हैं जिनके जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए स्पेशलाइज्ड आईईपीज़ बनाएँ और उस पे काम करें। ये करिए कि मेन स्ट्रीम स्कूल इंक्लूसिव स्कूल में करिए, ताकि क्या होता है ना, जितना एक्सपोज़र होता है बच्चे उतना लर्न करते हैं। हाँ, उनको इनिशियली जो है ना डिफ़िकल्टी होती है एडजस्ट होने में, लेकिन स्लोली जब बच्चे और उनके पीयर्स उनको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, स्लोली स्लोली वो एडजस्ट हो जाते हैं। और दूसरा, उनको पढ़ाने के लिए ना विजुअल एड्स का ज़्यादा यूज़ करें। अगर उनकी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं लिख पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करिए। आप कंप्यूटर, लैपटॉप और जो भी टेक्नोलॉजिकल आजकल तो इतने एडवांस हो गए हैं, तो आप कुछ भी उनमें से यूज़ कर सकते हैं। तो उनको कॉन्सेप्ट चीज़ समझाने के लिए ना विजुअल एड्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं।
दूसरा क्या है ना, उनको जो है ना टास्क स्मॉलर दीजिए, स्मॉलर टास्क में डिवाइड करिए और उसके हिसाब से उनको समझाइए। बहुत सारी चीज़ों को वो एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं और मल्टीपल टास्क वो नहीं कर पाते हैं। उनके इंस्ट्रक्शन भी स्मॉल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए जिसको वो समझ पाएँ और कर पाएँ। अ, अगर मैं बताऊँ तो मेरी क्लास में आप समझ लीजिए कम से कम नहीं तो 3 ऑटिस्टिक बच्चे हैं, लेकिन तीनों ही टोटली डिफरेंट हैं। एक है जो ऑर्गेनाइज़ भी है, ऑर्गेनाइज़ कह दो कि इसके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि उसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करके स्कूल भेजते हैं। उसकी सारी बुक्स, कॉपी सब बिल्कुल फ़ोल्डर में लगी हुई बहुत अच्छे से रहती है और वो पढ़ने में भी अच्छा, क्योंकि वो घर जाके उसके पेरेंट्स सब दोबारा करवाते हैं जो भी स्कूल में हुआ होता है, तो वो उस पे इतना ध्यान देते हैं और वो बहुत अच्छा है, इवन नॉर्मल बच्चों से भी पढ़ने में अच्छा है। और दूसरा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी ऑर्गनाइज़ नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस ठीक है, वो भी पढ़ने में ठीक है, मतलब उसको कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, वो अंडरस्टैंड कर लेता है और उसके हिसाब से काम भी कर लेता। उसकी राइटिंग नहीं है, मतलब ना के बराबर है, लिख लेता है लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो क्या है ना, तो उसके लिए उसको लैपटॉप दिया गया है, तो स्कूल में जो है ना कोई भी एग्ज़ाम या टेस्ट होता है तो वो लैपटॉप यूज़ करता है और वो इतना डिसऑर्गनाइज़ है, उसके पास ना तो कभी पेन रहता है, ना पेंसिल रहती है, बुक्स का भी अता-पता नहीं रहता कि कहाँ है। तो उसके साथ काम करना हमें ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जब बुक नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, 3 बारी तो उसने लैपटॉप को तोड़ दिया है और उसके तो जिसकी वज़ह से उससे लैपटॉप ले लिया गया। तो अब उसको जो है ना कॉपी पेन से लिखना पड़ता है और कॉपी पेन से लिखना उसके लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन कई बारी बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद उस टाइम लगता है कि क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, अगर टूट जाती हैं तो दोबारा से देना बहुत मुश्किल हो जाता है स्कूल के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। तो एक ये है और तीसरे जो है वो आप कह दो कि वो ठीक है, ओवरऑल बहुत ही साइलेंट है, बात नहीं करता है, लंच टाइम में भी अकेले खड़ा होके खाता है। कोई भी फ्रेंड नहीं, क्लास में भी आईज़ नीचे करके बैठा रहता है हर टाइम। पढ़ने में ठीक है, सुनता है, समझता है, सब करता है, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ ज़ीरो। उससे अगर लंच में वो खड़ा बाहर अकेले खा रहा है तो मैंने कई बारी उसको अप्रोच किया। मैंने उसको बोला कि जाओ अंदर हॉल में बैठो, सारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, वो गर्म भी है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो कोल्ड वेदर रहता है हमेशा। तो लेकिन वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे खड़े होके डेली वहीं पे खाना खाता है और बहुत सारी टीचर्स ने उसको अप्रोच किया है, लेकिन वो जो है ना किसी भी तरह से वो कन्विंस नहीं होता है वहाँ से जाने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला, उनका वो बिहेवियर है, उनका रिपिटेटिव बिहेवियर वो वैसे ही फॉलो करते हैं। तो वो अगर उसको बोलो भी तो वो ऐसे करके, नीचे करके, ऐसे करके देखेगा, कभी भी सामने से फेस पे देखता नहीं है और जो है ना वो उसी जगह पे खड़े होके खाता है। तो अब हम लोग को भी आदत पड़ गई है, हम कुछ कर नहीं सकते। उसके पेरेंट्स कई बार ये आए कि भाई आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं उसको स्कूल में, आप उसको जो है ना वो उसके फ्रेंड्स नहीं बने हैं, आप वो अकेले रहता है। सारे टीचर्स ने बहुत ट्राई किया लेकिन वो जो है ना नहीं चेंज हो पा रहा है। तो हमारी भी लिमिटेशन, हम जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। तो ये जो है ना तो आप देखिए ना कितनी वेरिएशन है। इसमें ऑटिज़्म में आप बोलो तो हर बच्चे का आप कुछ ना कुछ डिफ़रेंट होगा। तो उसको समझना कि आपके बच्चे में क्या है और क्या चीज़ पॉज़िटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है, पॉज़िटिव पे ध्यान देना, रीइन्फोर्स करना, पॉज़िटिव इनपुट देना, उनको पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट देना अच्छा करने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ टेक्निक्स ऐसे अपनाइए जो उनको जो है ना मोटिवेट करे। जैसे कुछ बच्चों को तो स्टिकर लेना बहुत पसंद होता है, तो आप जो है ना बिहेवियर ट्रेनिंग के लिए आप जो है ना उनको स्टिकर दे सकते हैं कि भाई तुम ये करोगे तो तुम्हें ये वाला स्टिकर मिलेगा। कई बच्चे होते हैं जिनको कुछ अजीब से ही शौक होते हैं, जैसे उन्हें बग बग की बुक्स बहुत अच्छी लगती है, बर्ड्स की बुक अच्छी लगती है, तो आप जो है ना आपको पहचानना पड़ेगा कि उन्हें क्या पसंद है, क्योंकि वो पसंद को आप उनके साथ नेगोशिएशन का एक पॉइंट बन जाता है जहाँ पे आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि अच्छा तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको क्या पसंद है, वो क्या करना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अ, बिहेवियर थेरेपिस्ट यूजुअली जो है ना आपको गाइड कर सकते हैं इस फील्ड में। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो उनसे बात करिए।
वो कुछ दिन के लिए घर में आके उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं या फिर आपको जो है ना बता सकते हैं कि आप कैसे करें। जो ऑटिज़्म है एक चैलेंजिंग कंडीशन तो है, मुझे पता है और मैंने देखा है, तो मुझे समझ आता है कि पेरेंट्स को भी बहुत चैलेंजिंग लगता है और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है अपने बच्चों को ऐसे देखकर। लेकिन एज़ ए पेरेंट आप क्या कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं और जो है ना वो अच्छा कर सकें उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन, स्ट्रक्चर रूटीन, एप्रोप्रिएट स्कूल, स्कूल में क्या वो कर रहे हैं, क्या-क्या प्रोग्राम बच्चे के साथ किए जा रहे हैं, डिफरेंट थेरेपी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो बेसिकली क्या है ना, उनको स्पीच, बिहेवियर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सबकी ज़रूरत होती है। तो अगर स्पेशल स्कूल है तो डेफ़िनेटली उनके पास जो होंगे ये सारे थेरेपिस्ट। अगर मिनी स्ट्रीम में जाते हैं तो आप उनसे भी बात करिए, कोई स्पेशल क्लास है या कोई थेरेपिस्ट आते हैं। अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप अपना प्राइवेटली जाके जो है ना उनसे प्रोग्राम ले सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को साथ दें, बच्चों को सपोर्ट। जैसा कि मैंने बोला कि एक के पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो सबसे हाईएस्ट स्कोरर है क्लास में। तो आपके इनपुट से बहुत बेनिफिट होगा और बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पहले बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप समझ पाएँगे तभी तो आप हेल्प कर पाएँगे। तो कोशिश करिए कि जो है ना इस वीडियो को अगर जो है ना फिर से सुनिए और फिर से देखने की कोशिश करिए अपने बच्चे की जो भी आपके पॉइंट है आप नोट डाउन करिए उनको। तो आपको क्या होगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव जब आप लिख लेंगे ना तो आप उसको अच्छे से समझ पाएँगे। तो अच्छे से समझने के बाद ही उसके हिसाब से आप जो है ना उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और आपने कोई भी 2 नई चीज़ें लर्न करी हैं इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। इससे ये और लोगों के पास पहुँचेगा और लोगों को हेल्प मिलेगी। तो आगे की वीडियो में मैं एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में बात करूँगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय।